1 second. अच्छा, ठीक है, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द ऐप, नेवर माइंड। अच्छा देखो, सबसे पहले इन दिस एक्सपेरिमेंट वी वर एबल टू फाइंड आउट। देखो, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। वी हैव सीन दैट वी हैव सीन दैट एक कुछ कैथोड रेज करके होता है ना। कैथोड रेज इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, ये हमने पता कर लिया। देन जे थॉमसन was able to determine J.J. Thomson was able to determine charge to mass ratio अपने एक्सपेरिमेंट से। चार्ज बाय मास रेशो कितनी आई थी? दैट वाज 1.75 into 10 raised to power 11 coulomb per kg, if I'm not wrong. Then next, Millikan oil drop experiment से we were able to find out मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हम ढूंढ पाए थे सर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हाँ, सर मैं कह रहा था जैसे जो जे थॉमसन वाला एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर जब हमने मैग्नेटिक फील्ड से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से हुआ था तब उससे हमने चार्ज ले लिया, पर वो चार्ज टू मास रेशियो क्यों है? मास मास के रिस्पेक्ट में क्यों है वो? क्योंकि मास पे डिफ्लेक्शन डिपेंड करती है ना। ये भी हमने पढ़ा था, फैक्टर्स ऑन विच डिफ्लेक्शन डिपेंड्स। तो दैट वाज लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। पर उसने तो एडजस्ट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करा था ताकि उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट डिफ्लेक्शन। करने से ही वाज एबल टू फाइंड डिफ्लेक्शन ओनली ना। हाँ डिफ्लेक्शन नहीं तो स्टडी कर पाया था ना। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड से तुम तेरा कहने का मतलब है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो आना चाहिए था अगर उनको एडजस्ट कर रहे हैं तो। ये क्या क्वेश्चन है ना तेरा? हम्म। बट द थिंग इज, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो खुद ही एडजस्ट कर रहा है, उसकी भी रेशियो का तो कोई पॉइंट नहीं है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करके ही वाज एबल टू फाइंड कि इलेक्ट्रॉन कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है ना, पार्टिकल कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है। और वो जो पार्टिकल कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है वो चीज दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक चार्ज और एक मास। तो डिफ्लेक्शन को स्टडी करके ही वाज एबल टू फाइंड द फैक्टर्स ऑन विच डिफ्लेक्शन डिपेंड्स, दैट इज चार्ज एंड मास, उनकी रेशियो। सर मास कैसे आया था? मास अभी आएगा। चार्ज टू मास रेशियो आ गया एंड ही वाज एबल टू फाइंड so Millikan oil drop experiment say we were able to find charge on electron, and charge on electron is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. अब my question is, can you find the mass on one electron इन दो डाटा से? ये है हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो, वी हैव चार्ज। कैन वी फाइंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? प्लीज टाइप यस और नो और कैलकुलेशन पे लग जाओ अगर तुम्हें लगता है कि हाँ। ठीक है, लग जाओ कैलकुलेशन पे। देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो कितना है? 1.75 into 10 raised to power 11 coulomb per kg is equal to charge on electron upon mass of an electron. तो अगर मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटन एज
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज टू मास रेशियो. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम. और चार्ज टू मास रेशियो कितना है? दैट इज 1.75 into 10 raised to power 11 कूलम पर केजी. इस दोनों को सॉल्व करोगे तो हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. And mass of electron came around 9.1 into 10 raised to power -31 kg. तो मुझे बताओ ये चीज क्लियर है? How we found mass of electron? Say yes or no. सर ये रिपीट कर दो. निम्रत, ये दो टॉपिक है ना, ये दोनों चीजें, ये दोनों लास्ट क्लास की हैं. सो तुम्हें बस ये पढ़ना है कि अगर हमारे पास ये दो चीजें हों, चार्ज टू मास रेशियो, या फिर वो देखकर उसके बाद कर लियो. अब आगे का टॉपिक न्यू है, बाकी इशू नहीं आएगा. ठीक है, लास्ट क्लास देख लेना भविष्य, निम्रत और प्रभजोत. उसके बाद ये देख लेना, क्लियर हो जाएगा. ठीक है, आगे का टॉपिक अनरिलेटेड है, आगे कोई रिलेशन नहीं. ठीक है, सो बाकी सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं फिर. अब बहुत बच्चों ने मुझसे ये पूछा और बहुत अच्छा सवाल था कि हमने जो है अगर कैथोड रे बनाई थी, कैथोड रे ट्यूब हमने फर्स्ट क्लास में किया था. आई होप यू रिमेम्बर दैट. हमने कैथोड रे बनाई थी, कैथोड रे ट्यूब. तो उसपे हमने एक ही साइड पे फ्लोरोसेंट क्यों लगाया और एक ही साइड पर हमने होल क्यों किया, दूसरी साइड पे इलेक्ट्रोड पे होल क्यों नहीं किया? तो साइंटिस्ट ने भी यही सोचा. आंसर आया 9.1 into 10 raised to power -31 kg. सिमरन, ये आंसर है 9.1 into 10 raised to power -31 kg मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अच्छा. सो अब देखो, जब हमने यहाँ पे फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग करी थी, फ्लोरोसेंट बोलो या फॉस्फोरेसेंट बोलो, तो हमें पता चला था कि कोई पार्टिकल है जो यहाँ से हिट कर रहा है इस स्क्रीन पर, है ना. तो अब क्वेश्चन बच्चों का ये है, बहुत सारे बच्चों का, कि तुमने एक ही साइड की कोटिंग लगाई, एक बार दूसरी साइड भी कोटिंग लगाते और हम देखते क्या वहां पे भी कोई पार्टिकल जाता है या नहीं जाता. सो इस बार हमने कोटिंग लगाई नेगेटिव वाली इलेक्ट्रोड के पीछे. ये नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव थी. तो हमने कोटिंग कहाँ लगाई? पीछे. किसकी? नेगेटिव वाली इलेक्ट्रोड के पीछे. ठीक है, नेगेटिव वाली इलेक्ट्रोड कौन सी होती है? कैथोड. कैथोड के पीछे लगाया. और अब क्योंकि मुझे पता करना है कि क्या कोई पार्टिकल ऐसा भी है जो एनोड से चलता है और कैथोड की तरफ जाता है, तो इसके लिए व्हाट आई विल डू, मैं एक होल भी कर दूंगा. और होल किस में कर देंगे? हम इलेक्ट्रोड में होल कर देंगे, सो दैट अगर कोई पार्टिकल है तो इट इज एबल टू पास थ्रू दिस इलेक्ट्रोड. ठीक है, अगर वो पार्टिकल आएगा और वो इससे पास किया तो वी विल गेट मार्क्स ऑन द फ्लोरोसेंट कोटिंग. जिंक सल्फाइड की कोटिंग पे मार्क्स आएंगे. एंड दीज मार्क्स वर एक्चुअली ऑब्जर्व, यानी कोई ऐसा पार्टिकल या ऐसा रे भी है, दीज मार्क्स वर ऑब्जर्व. ठीक है, सो देयर इज सम रेज, देयर आर सम पार्टिकल्स that passes, that starts from anode and goes to cathode. ठीक है, नहीं, पिछली बार वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा था क्योंकि वो नेगेटिव था खुद. तुम चेक करोगे डायग्राम में तुम्हें दिखेगा. सिमरन, अब इस रेज को हमने नाम दिया, दिस रे इज नोन एज कैनाल रेज. इसको क्या बोलते हैं? कैनाल रेज. ठीक है, अब तुम बोलोगे उसको तो कैथोड रेज बोला था क्योंकि कैथोड से चल रही थी, इसको एनोड रेज बोलना चाहिए था. तो वो हमारी मर्जी, केमिस्ट्री में हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो सेंस नहीं बनाती. ठीक है, पर हमने इसको नाम क्या दिया? कैनाल रेज. ठीक है, इस होल करने से फायदा ये हुआ है दैट वी आर एबल टू सी दिस. अगर हम ये होल नहीं करेंगे तो हम वी कैन नॉट ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आईज. आंखों से नहीं दिख सकता,
इट कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड ऑन अ फ्लॉस्फोरेसेंट मटेरियल, इसीलिए होल्ड करना जरूरी था। ठीक है सौम्य? अच्छा नेक्स्ट, आंखों से ऑब्जर्व नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन। अब ये कैनाल रेज की क्या प्रॉपर्टीज है, इसको जानते हैं जरा। तो कैनाल रेज, फर्स्ट दे स्टार्ट फ्रॉम एनोड, मूव टुवर्ड कैथोड। ठीक है। सेकेंडली दे, अच्छा इनका चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव? दे बिहेव एज पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। और एक थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैं तुम्हें यहाँ पे डिफरेंशिएट कराना चाहता हूँ कैथोड रेज के बीच में, दैट इज दे डिपेंड अपॉन द टाइप of gas present in the tube। ट्यूब में कैसी गैस प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। सो टेल मी, ये बात, ये 2 पॉइंट्स क्लियर है? पहले ये बताओ यस और नो, तीसरे पॉइंट पर भी हम आते हैं। ठीक है। अब अगर तुम्हें कैथोड रेज याद हो थोड़ा थोड़ा, कैथोड रेज के भी पॉइंट्स थोड़े सिमिलर थे कि वो एनोड से स्टार्ट, कैथोड से स्टार्ट होते हैं एंड मूव टुवर्ड्स एनोड, दे एक्ट एज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट था कि ये एनोड की तरफ जाते हैं फ्रॉम कैथोड। ठीक है। और दूसरा, दे वर नेगेटिवली चार्ज्ड। थर्ड पॉइंट अगर तुम्हें याद हो तो थर्ड पॉइंट उनका था दैट दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड गैस प्रेजेंट, दे डू नॉट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब। तो मुझे बस ये बताओ, तुम्हें ये वाला कैथोड रे का पॉइंट याद है? टाइप यस और नो। और इस पॉइंट का मतलब क्या था ये याद है? इस पॉइंट का मतलब था कि, इस पॉइंट का मतलब ये था कि हमें चाहे वो अंदर H2 गैस भरी हो, चाहे O2 गैस भरी हो, चाहे N2 गैस भरी हो, सबके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। तो इसीलिए कैथोड रेज बिहेव, चाहे वो हीलियम हो, हीलियम के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दे ऑल विल नॉट डिपेंड अपॉन कि गैस कौन सी है। ये है गैस जो ट्यूब में प्रेजेंट है, सपोज हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है। ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि जो कैथोड रेज होते हैं, कैथोड रेज एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन होती हैं। दीज कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड कि वो कौन सी गैस से आते हैं, हाइड्रोजन से आते हैं या हीलियम से आते हैं। इनका चार्ज टू मास फिक्स है, दैट मीन्स दे हैव फिक्स्ड चार्ज टू मास। कैथोड रेज जो जे थॉमसन ने निकाला था, चार्ज टू मास। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास अलग नहीं होगा हीलियम के, नाइट्रोजन के चार्ज टू मास अलग, इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास अलग नहीं होगा। अब मुझे ये बताओ, ये वाला पॉइंट क्लियर है? फिर मैं इस पे आऊंगा, बस इस पॉइंट पे बताओ, ये वाली पॉइंट क्लियर है? से यस और नो। सर सेम क्यों होंगे वो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी का डिफर नहीं करता, इलेक्ट्रॉन किसी का भी हो, चाहे वो हाइड्रोजन का हो या नाइट्रोजन का हो। तूने ये सेम क्यों होंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे दिमाग में। तुमने 10th में ये करा है कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन थे और एक इलेक्ट्रॉन सोडियम यहाँ पे दे देता था,
और ये बन जाता था Na+ और Cl-। ये किया है सबने। तो अब मुझे बताओ, यस सर। तब हमने ऐसा कुछ कहा था कि ये जो नया इलेक्ट्रॉन आया है ये सोडियम का है, ऐसा तो नहीं बोला था। इलेक्ट्रॉन सबका सेम होता है, चाहे वो सोडियम से क्लोरीन में जाए, मैग्नीशियम से हाइड्रोजन में जाए, किसी से किसी पे भी जाए। इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक प्रॉपर्टी जो एटम में होती है, एंड इट इज सेम फॉर एवरी एलिमेंट ऑन अर्थ जो हमने ऑब्जर्व किया है। ये बात क्लियर है? सर उसका वेट भी सेम होगा? सबका, सारे इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का हो, सबका वेट सेम है, सबका चार्ज सेम है। साइज भी? हाँ, साइज भी। ठीक है। अच्छा, सो अब क्वेश्चन ये आ रही है कि कैनाल रेज में ऐसा नहीं था। कैनाल रेज ऐसे नहीं थे, क्यों? उनका चार्ज, उनका मास डिफर करता था, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ गैस। यानी कि कैनाल रेज में इट इज डिपेंडेंट कि अंदर तुमने H गैस है, हाइड्रोजन के एटम्स है, हीलियम के एटम्स है, नाइट्रोजन के एटम्स है, दे ऑल हैड डिफरेंट कैनाल रेज। इन सब के अंदर कैनाल रेज डिफरेंट चार्ज टू मास रेशियो में थी। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है क्यों। क्यों को अभी हम सोच रहे हैं। ठीक है, पर तुम्हें ये समझ आ गया कि कैथोड रे और कैनाल रे में डिफरेंस एक क्या सर है? हाँ, सर अगर क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रॉन वाले का सेम क्यों होते हैं, लिखना क्या है? बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इज द बेसिक पार्टिकल दैट इज प्रेजेंट इन एवरी एटम। ठीक है, एवरी टाइप ऑफ एटम, and electrons are सर same लिख for दो, every electrons are बोर्ड पे लिख same दो। for every atom. The only thing that differs in different atom is the number of electron, number of valence electron, valency number differs, not the electron that differs. इसी वजह से अलग एलिमेंट्स की अलग प्रॉपर्टीज होती है। हाँ बोलो अनुज। सर बोर्ड पे लिख दो एक बार। लिख दूं? अभी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, पहले यहाँ पे इस टॉपिक से हम भटक ना जाए, पहले इस पे आ जाते हैं, फिर मैं एंड में तेरे को लिखवा दूंगा। ठीक है, हाँ बाकी बोलो, किसी और को कोई डाउट है? ठीक है, अब क्वेश्चन आ रहा है कैनाल रेज हैं क्या? व्हाट आर कैनाल रेज? तो एनी आइडिया व्हाट आर कैनाल रेज? तुम गेस कर सकते हो कि कैनाल रेज क्या है? प्रोटॉन। प्लीज राइट ऑन चैट। फिर कैथोड के ऑपोजिट। अच्छा, कैथोड के ऑपोजिट, कैथोड रे क्या है? कैथोड रेज तो इलेक्ट्रॉन है, तो यू वांट टू से कि कैनाल रेज आर प्रोटॉन्स। यस सर। अच्छा, तो ठीक है, कौन कौन कहता है प्रोटॉन्स है? प्लीज राइट इन चैट प्रोटॉन्स। पर सर अगर वो प्रोटॉन्स होंगी तो फिर उनका भी तो मास सेम ही होगा, जैसे वो इलेक्ट्रॉन का जो होता है सेम ही होता है। वेरी गुड, यही मैं क्वेश्चन चाहता था। देखो, सबके दिमाग में आता है कि अगर कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन है, इफ कैथोड रेज आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, सो कैनाल रेज जो उसका ऑपोजिट बिहेवियर दिखा रहा है, दैट मस्ट बी प्रोटॉन। ये हमारे दिमाग में आता है। लेट अस अज्यूम कि ये प्रोटॉन है। अब अगर हमने यहाँ पे पढ़ा कि सबके इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, सबका चार्ज मास सब सेम होता है, तो क्या सबके प्रोटॉन्स भी सेम नहीं होने चाहिए? प्रोटॉन्स भी तो सेम बिहेवियर दिखाने चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन्स भी तो सबके सेम होने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन सबके सेम होते हैं तो प्रोटॉन भी सेम होने चाहिए। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? से यस और नो चैट पे। सर फिर न्यूक्लियस होगा ये? अभी मैं वो न्यूक्लियस। नहीं यस पूछ सर। रहा हूँ, मैं बस ये पूछ रहा हूँ, ये चीज समझ आ गई कि मैं क्या कह रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन्स अगर सबके यस सर। सेम है, सेम बिहेवियर दिखाते हैं, तो क्या प्रोटॉन्स के सबको भी सेम बिहेवियर दिखाना चाहिए? बस ये बताओ, ये चीज समझ आ गई है? तो अब वी कैन सेफली से अगर इलेक्ट्रॉन सबके सेम है तो प्रोटॉन्स भी सबके सेम होने चाहिए थे, और कैनाल रेज सबकी सेम नहीं है, सबके अलग अलग है। दैट मीन्स कैनाल रेज आर नॉट प्रोटॉन्स, कैनाल रेज प्रोटॉन्स
नहीं है, कैनाल रेस प्रोटॉन नहीं है। अगर वो कैनाल रेस प्रोटॉन होते तो वो भी हर एक गैस के लिए सेम रहते। ठीक है, सो अब कैनाल रेस है क्या? अब मैं तुम्हें स्टोरी पे लेके जाता हूँ वापस, और तब तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कैनाल रेस क्या है। लेट अस से कि ये हाई वोल्टेज में हमने पढ़ा था ना कि कैथोड रेस कैसे बनती हैं। कैथोड रेस, जैसे कैथोड रेस बनती थी वैसे ही हम एक बार बनाते हैं। ठीक है, हमने बोला था एटम, इसके अंदर सपोज हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस H+ और इलेक्ट्रॉन बन जाए। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज कैथोड रे। कैथोड रे विल मूव नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऐसे ही हमने बोला था हीलियम, हीलियम के अंदर, हीलियम अगर होगा तो हीलियम भी अपना आयनाइज हो जाएगा हाई वोल्टेज में, प्लस इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे इसमें। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो वो पॉजिटिव की साइड जाएंगे। दे बोथ आर कैथोड रेज। ये हमने कैथोड रे के एंड में सीखा था कि कैथोड रेज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है जो आयनाइज होके निकले हैं। अब बात ये आ रही है, क्या इस प्रोसेस में प्रोटॉन्स निकले हैं क्या? प्रोटॉन्स तो निकले ही नहीं, राइट? सो निकला क्या है? जो पॉजिटिव चार्ज है। अनुज वाज वेरी राइट जब वो कह रहा था कि वो प्रोटॉन्स नहीं, वो न्यूक्लियस होगा। तो हाइड्रोजन प्लस He+, ये जो न्यूक्लियस है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गया, न्यूक्लियस भी नहीं बोलेंगे, इसको हम आयन बोलेंगे। क्या आयन बोलेंगे? वी विल कॉल इट पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। अब देखो, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन नेगेटिव की साइड जाएगा, यस। और ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, यस। और क्या ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन डिपेंड करेगा कि कौन सी गैस थी? हीलियम का आयन हाइड्रोजन के आयन से हैवी होगा, यस और नो? सर आयन क्या होता है? अभी बताता हूँ। सर होगा। ठीक है, एक डाउट आया कि आयन क्या होता है, तो मैं एक बार उसे बता रहा हूँ। तुमने ये पढ़ा है ना कि जैसे हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर सपोज ये हीलियम है, हीलियम के अंदर ये हीलियम का एटम है, तो हीलियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो वो अपना आयन बना देगा। उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और न्यूक्लियस बचेगा। इस केस में हीलियम पॉजिटिव बन जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, रिपीट करना सर एक बार। हाँ, हीलियम जब अपनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो वो आयन बन जाएगा, जिसको तुम कटायन अनायन पढ़ते हो। कटायन इज अ पॉजिटिवली चार्ज आयन और अनायन इज अ नेगेटिवली चार्ज। हाँ सर एक बात पूछनी है, ये तो नोबल गैस नहीं होती, तो फिर ये कैसे लूज करेगा? वो कर देते हैं हाई वोल्टेज पे। ठीक है, अच्छा आयंस तुमने मेटल नॉन मेटल में पढ़ा नहीं? कटायन और अनायन, जो मेटल्स होते हैं वो कटायन बनाते हैं और नॉन मेटल्स अनायन बनाते हैं। Na+ और Cl-, वही वाले आयंस हैं। सर जब लूज कर देगा जो बचेगा फिर वो आयन है। हाँ आयन है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी। तो तुम ये लिख सकते हो, अगर तुम्हें आयन की डेफिनेशन लिखनी है तो तुम लिख लो साइड में, आयंस आर चार्ज्ड स्पीशीज formed from loss or gain of electron. ठीक है, ions can be of two types. Ions can be of two types: cations that are positively charged and anions that are negatively charged. इस प्रोसेस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो स्पीशी बचती है वो पॉजिटिवली चार्ज कटायन बना लेती है। तो अगर हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो H+ आयन बन गया, हीलियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो He+ बन गया। और ये चीज, इन पे क्या क्या चीजें हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक? दे आर पॉजिटिवली चार्ज, दे आर गोइंग फ्रॉम एनोड की डायरेक्शन से आ रहे हैं एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स कैथोड। और तीसरी चीज,
they will depend upon type of gas. They depend upon कि वो हाइड्रोजन का आयन है या हीलियम का आयन है. They depend upon type of gas. तो इससे हम बोल सकते हैं कि these are canal rays. तो अगर मुझे canal rays को define करना हो, what are canal rays? तो in one word you will say canal rays are not electrons. Canal rays are actually positively charged ions जो कि cathode ray में produce हुए. They are positively charged ions and not protons. ठीक है, अब मुझे बताओ किस किस को क्लियर हो गया. प्लीज टाइप क्लियर. अच्छा, किसी को कोई डाउट रह गया तो प्लीज आस्क इन चैट, आस्क इन माइक. माइक पे भी पूछ सकते हो. ठीक है, तो सबको क्लियर है आई गेस. ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना. मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ तुम्हें हर एक चीज कंसेप्ट को समझाने में, तो तुम मेरे को साथ देना. क्लास के साथ ही पूछ लोगे तो अच्छा रहेगा, बाद में पूछने में मुश्किल हो जाती है. ठीक है, मुझे वही बच्चे अच्छे लगते हैं जो क्लास में पूछ ले. अच्छा नमन, कहाँ पे डाउट है, कौन से पॉइंट पे? अच्छा तुम लेट आए हो, तुमने पहली क्लास ज्वाइन नहीं करी थी? अच्छा, वीडियो ऑन बेटर रहता है. चलो मैं एंड में तुम्हें नमन अलग से समझा दूंगा. ठीक है. अच्छा अब ठीक है, तो अब ये हमारा काम हो गया. अच्छा अच्छा अच्छा, वो जोक्स अभी थोड़ा सा ना, सो कोर्स को खींच लो, फिर उसके बाद जोक्स भी शुरू करेंगे क्लास में. ठीक है, आई नो बोरिंग हो रहा है. अच्छा देखें, देखो सबसे पहले अब हमें पता चल गया है. अब मैं तुम्हें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूं कि व्हाट इज प्रोटॉन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज एन आयन, व्हाट इज एन एटम. बस 5 मिनट लगेंगे, इससे तुम्हारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो तुम्हें डाउट है. ठीक है, छोटे मोटे डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे. तो देखो, एक है एटम. ठीक है ना, एटम के अंदर तुम्हें लास्ट रदरफोर्ड या बोर का मॉडल अगर तुम्हें याद हो तो हमारे पास न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, और इसी के साथ साथ प्रोटॉन्स के साथ साथ न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स भी होते हैं. एटम के बाहर कुछ वैलेंस शेल्स होती हैं, और इस वैलेंस शेल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं वैलेंस शेल पे. ठीक है, यूजुअली के बाहर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होते हैं. अगर 2 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही एटम में होते हैं. दैट इज व्हाई एटम इज न्यूट्रल. ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए, अगर एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो सपोज एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, ये हीलियम है. क्यों? बिकॉज हीलियम एटम हैज 2 प्रोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन एटम में होते हैं. हीलियम के आयन में 2 प्रोटॉन होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर उसके 2 प्रोटॉन मिलेंगे हमें. तो ये रहे 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन होते हैं. मैंने यहाँ पे 3 बना रखे थे, मैं वापस से एक मिटा देता हूँ. तो 2 न्यूट्रॉन होते हैं इसके अंदर. ठीक है, प्रोटॉन में. और उसके अलावा अब अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इसकी शेल से बाहर हो चुका है एक इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से दिस ion that is formed will have 2 protons
1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो क्योंकि इसके पास 2 प्रोटॉन है यानी 2 पॉजिटिव चार्ज है, 1 नेगेटिव चार्ज है, और न्यूट्रल पे 0 चार्ज होता है न्यूट्रॉन पे, तो ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज +1 का है। तो दिस विल बी नोन एज हीलियम कटायन। ये क्या है? कटायन ऑफ हीलियम। ठीक है। और इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन निकला वो बाहर जा सकता है। इट कैन मूव अराउंड फॉर सम टाइम। ये किसी और एटम का पार्ट बन सकता है, या इलेक्ट्रिकल वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, मेनी थिंग्स। इलेक्ट्रॉन अकेले रह सकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन कम आउट ऑफ द एटम इजीली, बट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डू नॉट कम आउट दैट इजीली। आते हैं न्यूट्रॉन बाहर तो बहुत कम। ठीक है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो बाहर आया था वो तो हमारी कैथोड रे बना दिया था उसने। ठीक है। और जो हमारी कटायन यहाँ पे बना था दैट वाज द कैनाल रेज। क्योंकि कैनाल रेज डिपेंड करेगा कि वो हाइड्रोजन का या हीलियम का, क्योंकि हाइड्रोजन के में अलग प्रोटॉन न्यूट्रॉन बचे होंगे और जो हीलियम है उसमें अलग प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने होंगे। इसीलिए कैनाल रेज विल डिपेंड अपॉन दी कि किसका आयन है, कि वो हाइड्रोजन का आयन है, तो वो गैस पे डिपेंड करेगा। पर कैथोड रेज ऑन द अदर हैंड विल नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ गैस। आई होप अब सबको क्लियर है कि एटम क्या है, आयन क्या है, सर इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर आया। न्यूट्रॉन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी पूछो। इलेक्ट्रॉन बाहर होता है एटम के? इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है, वैलेंस शेल बाहर होता नहीं है? बाहर होता नहीं, एटम में बाहर नहीं होता, न्यूक्लियस के बाहर होता है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर होता है, एटम के अंदर होता है। और हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर? 2 भी निकल सकते हैं, 3 भी निकल सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 4 निकलते हैं। उससे ज्यादा एनर्जी नहीं हम दे सकते। वो सब तुम चैप्टर 3 में पढ़ोगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी में। ठीक ठीक है। अच्छा, तो आई होप क्लियर है। थोड़ा सा अभी इंटेंसिव हो रही है पढ़ाई केमिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जानने को और हम स्किप नहीं कर सकते, ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो तुम चाहते हो कि मैं वही इंपॉर्टेंट पार्ट कराऊं कि सारा पार्ट कराऊं? व्हाट डू यू वांट, इंपॉर्टेंट या सारा? सारा। सारा कराऊं ना? सर सारा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सारा करा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है। तो थोड़ा सा बेयर करो मेरे साथ। ये सब में से कोई क्वेश्चन, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, ये सब नहीं आएगा। ठीक है। तो ज्यादा टेंशन मत लो, चलते जाओ अभी तो कहानी के बारे में। ठीक है। नीट में भी नहीं आता, एंट्रेंस एग्जाम में भी ये चीजें नहीं पूछी जाती। ज्यादा से ज्यादा किसने डिस्कवर कर लिया ये पूछा जा सकता है। अभी तुम देखोगे, अभी तो कहानियां बाकी हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, चलने दो। एक स्टोरी की तरह पढ़ते हैं ना तो पढ़ाई अच्छी लगती है। अगर मैं बीच में से कुछ भी उठा दूंगा, हो जाएगा सिमरन। अगर नहीं, जुलाई में पेपर है ना, अभी हमारे पास जून पूरा पड़ा है, जून में अच्छे से हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब स्पीड बढ़ेगी धीरे धीरे। ठीक है। ओके, तो नमन तुम रुक जाना, बाकी अगर किसी को डाउट है रुक जाए। रेस्ट कैन लीव। अदिति मैं करा दूंगा। सर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कब करवाओगे? चैप्टर 1 के? यस सर। यस सर, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं कल सैटरडे को क्लास ले लेंगे एक्स्ट्रा एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। यस सर। सर मेरे को तो थोड़ा सैटरडे स्टार्टिंग ऑफ से है करना सबका? है। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है, सैटरडे को मैं बैक एक्सरसाइज, अच्छा नहीं, 2 बच्चों का नहीं है, तो फिर संडे को लेता हूँ बैक एक्सरसाइज। ठीक है। संडे तक चैप्टर 1 का बैक एक्सरसाइज करके रखना कंप्लीट। और निम्रत तुम्हें तो स्टार्टिंग से करना ना? हाँ, एनसीईआरटी क्वेश्चन ही कह रहा यस हूँ। सर। एनसीईआरटी क्वेश्चन संडे तक चैप्टर 1 की कंप्लीट होने चाहिए, तभी मैं डिस्कस करूंगा एक्स्ट्रा क्लास लेके। ठीक है। सर किस टाइम पे होगी संडे को? मॉर्निंग ले लेंगे, किसी टाइम डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। हाँ सिमरन, तुम्हारा क्या बचा है? ऑलमोस्ट हो गया। कंसंट्रेशन टर्म बच गई है थोड़ा सा, मोलालिटी वो कर दूंगा मैं। एनसीईआरटी, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पीडीएफ सेंड कर देता हूँ भविष्य। ठीक है। तो जा सकते हो तुम। सर वो क्लास कब होएगी न्यूमेरिकल्स की?
न्यूमेरिकल्स की तुम तो बिल्कुल बेसिक से चाहते हो ना, तो बेसिक से तो अभी साइंटिफिक नोटेशन चल रहा है कल दूसरे बैच में, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा कल। उसके बाद वहाँ पे मोलैरिटी मोलैलिटी शुरू होगा, तब बुला लूंगा। जब तक चैप्टर 2 अच्छे से करो, एक चीज तो हाथ में लो, एक एक करके करो ना। ओके सर। सर मेरे को सिग्निफिकेंट फिगर्स में कल क्लास में एंटर कर लेना। ठीक है। नमन रुक जाओ, बाकी सब जा सकते हैं। अच्छा नमन, कैनाल रेज में डाउट है तुम्हें? सर इलेक्ट्रो वाला आंसर भी देना था। अच्छा इलेक्ट्रॉन वाला लिख लो, मैं दे रहा हूँ। देखो, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर बेसिक particles, basic subatomic particles. Electrons and protons are basic subatomic particles present in atoms of every element. These particles exhibit same properties तो like स्पेलिंग क्या होती है एग्जिबिट की? exhibit EX IBIT exhibit same properties in same properties like charge, mass, etc. in every element.